हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सेकंड नंबर चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा, जिसमें राइटर साहिब आलम नाम के रैग पिकर से उसके परिचय हो जाता है। साथ ही वो उसकी जो पूरी टीम थी, उसके और फ्रेंड सर्कल था, उन सभी को जानने लगती हैं। अब वो उनसे ही बात कर रही है। उनमें से किसी एक से पूछती है, वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? मैंने किसी एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। उस लड़के ने बिल्कुल साधारण सा जवाब दिया कि मेरी मदर जो है उसे अलमारी में से नहीं निकालती है। Even if she did, he will throw them off, adds another, who is wearing shoes that do not match. अगर उसकी माँ निकाल भी देती तो वह फेंक देता। एक दूसरे लड़के ने जवाब दिया, जिसने डिफरेंट शूज़ पहन रखे थे। एक पैर में दूसरा जूता था, दूसरे पैर में दूसरे कलर का जूता था। उसके जूते जो है बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, और जब मैंने उस बारे में, राइटर ने जब इस बारे में कमेंट किया कि तुमने अलग अलग जूते क्यों पहन रखे हैं, डिफरेंट कलर के जूते क्यों पहने हैं तुम्हारे दोनों पैर में, ही शफल्स हिज फीट एंड सेइंग नथिंग। उसने अपने पैर छुपा लिए और कुछ नहीं कहा। उसने अपने पैर जो है पीछे खींच लिए और कोई जवाब नहीं दिया। आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। मुझे जूते चाहिए, मैं जूते चाहता हूँ, यह जवाब जो है तीसरे लड़के ने दिया, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई जूते नहीं पहने थे। अब यहाँ राइटर जो है, उसके 3 लड़कों से बात हुई है। एक लड़का जिसने चप्पल भी नहीं पहने थे, राइटर ने जिससे पूछा था कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहने, उसका जवाब दूसरे लड़के ने दिया था कि अगर इसकी माँ देती तो भी वो नहीं पहनता। उसने जूते पहने थे, परंतु डिफरेंट कलर के जूते पहने थे। और एक तीसरा लड़का जिसने अपने जीवन में कभी जूते देखे भी नहीं थे। अब आगे देखते हैं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बैरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स. इट्स नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बैरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन. राइटर बताते हैं कि पूरे कंट्री में, जब पूरे देश में यहाँ वहाँ मुझे यात्रा का मौका मिलता है या इधर उधर जब मैं जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कई बच्चे जो हैं नंगे पैर जो हैं चलते हैं इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। चाहे वो शहर का माहौल हो या गांव की सड़कें हों। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बैरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन. और राइटर कहते हैं कि जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है, तो वो उनमें से कईयों का जवाब ऐसा होता है कि हम पैसों की कमी की वजह से नंगे पैर नहीं घूमते, बल्कि हमारे यहाँ परंपरा है नंगे पैर चलने की. आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे perpetual स्टेट ऑफ पॉवर्टी. राइटर बताती है कि मुझे अच्छे से जानती हूँ मैं कि ये सिर्फ उनका एक्सक्यूज़ होता है, एक बहाना होता है अपनी गरीबी को छुपाने का. आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वन टोल्स मी. राइटर को एक कहानी याद आती है, कैसे आदमी की जो उडीपी में रहता था. एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल. और वो एक छोटा लड़का था, और वो जब भी स्कूल जाता था तो एक मंदिर के रास्ते होकर गुजरता था. वेयर हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट, जहाँ पर उस मंदिर में उसके पिता जो थे पुजारी थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़. और मंदिर में रुकता और वहाँ प्रार्थना करता. किसके लिए प्रार्थना करता? सिर्फ जूते मांगने के लिए. कहने का आशय है कि वहाँ उस बच्चे की जो ख्वाहिश थी, वो सिर्फ एक जोड़ी जूते की ख्वाहिश थी. 30 years later I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest. अब राइटर जब है 30 ईयर्स के बाद जब वहाँ पर वापस विजिट करती है, उसी शहर में, उसी मंदिर के सामने जब वो जाती है, तो वो देखती है कि वहाँ पर काफ़ी बदलाव आ गए हैं. उन बदलाव के बारे में वो बताती है कि अब वहाँ पर जो है विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एयर ऑफ डेजोलेशन. अब वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया है, निर्जन और सुनसान लगता है. पहले जैसा वहाँ पे जो है परिस्थितियाँ या माहौल नहीं है. इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स. मंदिर का जो बैकयार्ड था, मंदिर का पिछला जो आंगन था, वहाँ पर अब नया पुजारी रहता था, और वहाँ लाल और सफ़ेद जो है प्लास्टिक की कुर्सियाँ लगी हुई थी.
अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का जो ग्रे यूनिफॉर्म में था, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने जूते और मोजे पहन रखे थे, अराइव्ड पैंटिंग अ थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड। स्कूल से लौटा था वो, अपने कंधों पर उसने एक बड़ा सा बैग उठा रखा था, और घर लौटते ही उसने जो है स्कूल बैग जो है उतार के फेंका फोल्डिंग बेड पे। लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लॉस देम। उस लड़के को देखकर मुझे याद आया उस लड़के की प्रेयर जो 30 साल पहले पुजारी का लड़का उसने देखा था, जिसने उस मंदिर की देवी से प्रार्थना की थी कि जब उसे वास्तव में जूते मिल गए थे, जूतों की जोड़ी मिल गई थी, अब वो फिर प्रार्थना करता था भगवान से कि लेट मी नेवर लॉस देम, कि अब मेरे जूते कभी भी गुम ना होवे, ये जूते मुझसे कभी भी खोए ना जाएं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने जो है इसकी प्रार्थना सुन ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज, और वो लड़का बिल्कुल उस पुजारी के लड़कों की तरह ही था जिसने अब जो है जूते पहने थे। बट मैनी अदर लाइक्स द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, किंतु उस कहानी के बाद भी अगर आज मैं अपने आस पड़ोस में देखती हूँ तो कई रैग पिकर्स जो हैं, कचरा बिनने वाले बच्चे जो हैं, आज भी शूलेस हैं, बिना जूतों के रहते हैं। माई acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi 8 miles away from it. और मेरी जान पहचान साहिब आलम से, जो रैग पिकर बॉय था, उससे मेरी जान पहचान जो थी साहिब आलम जैसे और भी कई नंगे पैर घूमने वाले रैग पिकर्स बॉयज़ जो थे, मुझे कहाँ लेकर जाती है, सीमापुरी की तरफ लेके जाती है। सीमापुरी जो एक स्थान है, एक एरिया है, वो कहाँ है, दिल्ली से, पैराफेरी कहेंगे आउटसाइड एरिया, जो बाहर स्थित होता है शहर से, तो दिल्ली के बाहर स्थित है, 8 माइल्स अवे फ्रॉम इट, दिल्ली से कई मील दूर स्थित है। मेटाफोरिकली, अभी हम सांकेतिक रूप में यूज़ करेंगे, यदि जब हम दिल्ली का नाम लेते हैं तो दिल्ली से हमें एक कैपिटल, हमारी इंडिया की कैपिटल और एक बड़ी आधुनिक शहर का चित्र हमारे मस्तिष्क पर उभरता है, किंतु जो सीमापुरी की स्थिति है बिल्कुल इससे ही विपरीत है। यदि दिल्ली से उसको कनेक्ट करें कि दिल्ली के बाहर स्थित है या दिल्ली के नज़दीक है, तो सीमापुरी के बारे में यदि हम सोचते हैं तो हमें बहुत एडवांस सिटी या ऐसा नज़र आता होगा, किंतु यह एक ऐसा एरिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971, और जो लोग इस सीमापुरी जगह पर रहते हैं वो स्क्वैटर्स है। स्क्वैटर हम कहेंगे ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए लोग, जिसे हम कहते हैं बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं ये 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो बांग्लादेश से कई विस्थापित लोग, वहाँ के कई लोग जो है इस जगह पर आकर बस गए थे। साहिब्स फैमिलीज इज अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी की जो ज़मीन है वो वाइल्डरनेस है। वाइल्डरनेस मीन्स वेस्ट लैंड है, बिल्कुल जो किसी काम की नहीं है। कोई भी बड़ी सिटी होती है, उस सिटी के बाहर कुछ गवर्नमेंट ऐसी ज़मीन अलॉट कर देती है जहाँ पर पूरे शहर का कचरा और वेस्ट मटेरियल जो है डाला जाता है। सीमापुरी भी उनमें से एक है जो दिल्ली के बाहर स्थित है, और यहाँ पर पूरी सिटी का कचरा और वेस्ट मटेरियल जो है यहाँ पर फेंका जाता था। इट स्टिल इज़ बट इट्स नॉट लॉन्गर एम्प्टी, अभी भी इसकी हालत वैसी ही है, किंतु अब ये खाली नहीं है, यहाँ पर कई लोग जो है आकर बस गए हैं। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड tarpaulin डिवाइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स। अब यहाँ सीमापुरी की यदि हम बात करें तो यहाँ के जो मकानों का स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है, मिट्टी से कच्चे मकान बने हुए हैं। उसकी छतें जो हैं टीन और तारपोलिन, तारपोलिन एक वाटरप्रूफ क्लॉथ या रबड़ का जो हम कहेंगे कपड़ा ऐसा होता है जो वाटरप्रूफ होता है, जिसमें से पानी अंदर होकर नहीं जाता। तो इन मकानों की छत जो है तारपोलिन या टीन से बनी हुई है। यहाँ कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जिसमें से गंदा पानी बहकर जा सके।
और लगभग ऐसे माहौल में 10,000 जो है रैग पिकर्स या कचरा बीनने वाले परिवार रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वह यहाँ पर 30 सालों से भी अधिक समय से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विथ राशन कार्ड्स दे गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन। अब ये 10,000 रैग पिकर्स जो यहाँ पर रह रहे हैं वो लगभग 30 साल से भी ज़्यादा समय उन्हें यहाँ पर हो गया है, किंतु उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई उनका परमिशन नहीं है, लीगल परमिशन नहीं है उनको यहाँ पर रहने की, किंतु उनके पास राशन कार्ड से जिसमें उनके नाम है और साथ ही उनकी वोटर लिस्ट में भी उनका नाम है, जिससे वो वोट दे सकते हैं और वहाँ के जो एमएलएज और जितने भी लीडर्स हैं उनको इलेक्शन में जिताने के लिए वो काम में आते हैं ऐसे रैग पिकर्स। और राशन कार्ड से जो है वो वहाँ पर सस्ता अनाज प्राप्त कर सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। उन रैग पिकर्स के लिए खाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय उनके आइडेंटिटी के। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक। अब जो है दिन के अंत में जो है हम हमारे परिवार को जो है पेट भर खिला देते हैं और बिस्तर पे सो जाते हैं, जिससे हमारे पेट में दर्द नहीं होता है। यदि भूखे पेट सोते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि नींद नहीं आती है और रात भर परेशान होते हैं भूख के मारे। तो रैग पिकर्स जो हैं इस बात में ही खुश हैं कि भले ही उनकी आइडेंटिटी नहीं है, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, किंतु उन्हें सस्ता अनाज मिल जाता है, इससे ही वो खुश है। We would rather live here than in the fields that gave us no grain. अब वो say a group of women in tattered sari when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. और उन्हीं ग्रुप में से एक महिला जिसने फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने खूबसूरत खेत और ज़मीन जो है वो क्यों छोड़े, whenever they find food they pitch their tents, they become transit home. और वो कहती हैं कि हमें जहाँ भोजन मिल जाता है वे वहाँ अपने तंबू गाड़ लेते हैं और वहीं पर वे अपने घर बना लेते हैं। चिल्ड्रंस ग्रो अप इन देम, और बच्चे जो हैं उन्हीं में से बड़े हो जाते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और हाँ, जो हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए फिर वो हमारे काम में क्या करते हैं, मदद करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीवित रहने का आशय, अपना अस्तित्व बनाए रखने का आशय वहाँ पर क्या है, कचरा बिनना। तो आज हमने इसको यहाँ तक देखा, कल हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।